हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स, और अब तक हमने बहुत सारी बुक्स और उनके चैप्टर पढ़े, और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 की पॉलिटी की बुक, जिसका पहला अध्याय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम इसका अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संविधान निर्माण। सर्वप्रथम इसका परिचय है, जिसमें है पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र के शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसा भी सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का पहले, जैसा कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा, जिसका नाम था लोकतंत्र, तो उसमें हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। तो अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और इसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं और उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल में दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिणी अफ्रीका लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। सबसे पहले हम, जैसा कि पहले कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, जिसमें ये चित्र दिया गया है नेल्सन मंडेला, जो कि संबंधित है किससे, दक्षिण अफ्रीका से। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने भी अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला का कथन है, जिस पर दक्षिणी अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 के में देश के में रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया था। ये एक कार्टून है या क्या है? ये एक पोस्टर है रंग भेद के दौर 1953 का, एक साइन बोर्ड, जिसमें तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाली, अगर तुम रात में इस परिसर में घूमे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी जाती है। तो इसी प्रकार का रंग भेद या चमड़ी की कलर का भेद वहां पे था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका के विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिणी अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी के में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी इसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसा कि भारत को। पर भारत को उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए
और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिणी अफ्रीका में स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी का में उसका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत श्वेत और अश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरे के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्य घर, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। ऐसे पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोगों गोरे गोरों के लिए आरक्षित जगह को तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इसे भेदपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1800 ने 1950 में ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। उनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी भेदभाव रंग भेद समाप्त करने के लिए आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करने हुए अपना शासन जारी रखा। ये है एक चित्र जिसमें है डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुल्लू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से श्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के संगठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। वो कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की सलम्बसाहत का भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। फिर आगे है कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज के आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामान्य न्याय, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आयोजित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण एक पार्टी ने दमन और निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस
हथियारों के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठे। ये एक चित्र है जिसमें आज का दक्षिण अफ्रीका दिखाया गया है। ये तस्वीर आज की दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषीय देश कहता है। क्या आप इस बात आप बता सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? तो इस चित्र को देखें और विचार करें। 2 वर्षों की चर्चा के बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को उतने जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी लिया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश के लिए में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी है और दक्षिणी अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना की इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, राज्य आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिणी अफ्रीका लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में उपयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। इस बात पर फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में यही बात समझे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। इस एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका में के रूप में हम एक दूसरे के से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है। यह अपने देश को उनके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम इस साइट को देख सकते हैं www.gov.za। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में मान्य समानताएं और असमानताएं बताएं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, नेतृत्व गांधी पब्लिक मंडेला, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकन नेशनल पार्टी और भारतीय नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संघर्ष का तरीका और उपनिवेशवाद का चरित्र। आगे एक नेक्स्ट पॉइंट लें हमें, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमें यह संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वालों और दमन सहने वालों दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे का भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे
लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को माना गए और वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें और अगर वे एक दूसरे का पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में उसे तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि भरोसा वहीं टूटता है जहां भरोसा होता है। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय की गई हैं उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों द्वारा चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियत तय होने होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिणी अफ्रीका लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की और की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि इनके उनके रिश्ते दक्षिणी अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों के हितों में फर्क हो रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आप के इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश के रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों को सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है। पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के संगठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद ये चलन हो गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण। अब तक हमने अफ्रीका के संविधान को देखा जो कि हाल ही में सबसे नवीनतम संविधान है, और अब हम अपने खुद के संविधान को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे बना और इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसा विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश में धर्म के आधार पर
हुए बंटवारे की विभिक्षा झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। आगे बढ़ने से पहले हम इन दो चित्रों को देखते हैं। ये जिनको तो ये पहला जो चित्र है वो यह जो है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। तो इनका जन्म हुआ था 1875 में और इनकी मृत्यु हुई 1950 में। लगभग 75 साल की उम्र इन्होंने पूर्ण की। इनका जन्म हुआ था गुजरात। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय के निर्णय भूमिका और बाद में उप प्रधानमंत्री भी। तो ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। अगला चित्र है सरोजनी नायडू, जिनका जन्म हुआ 1879 में और मृत्यु हुई 1949 में। लगभग 70 वर्ष की उम्र हम इनकी देख सकते हैं। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। ये एक कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। फिर हम इनके आगे का टॉपिक देखें तो वो है संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में भी सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय में भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा खींची गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इस दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान की सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधेयिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुए, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसा कि 1935 का भारत सरकार कानून।
आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहस ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने में अपना आत्मविश्वास आ गया इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने के कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाजों और अमेरिका के अधिकारों की सूची की काफी प्रभावित थे। रूस में हुए समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता का पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों से हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। इस संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जैसे हमने पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बातें जानी, तो ये है नेक्स्ट व्यक्ति जो है अबुल कलाम आजाद। ये इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुई 1958 में। जन्म सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी इनकी और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी ये बने थे। फिर अगले हमारे हैं टीटी कृष्णामचारी। इनका जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हुई 1974 में। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे ये, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद, जो जिनका जन्म हुआ 1884 में और मृत्यु हुई 1963 में। जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला हम पॉइंट पढ़े तो वो है हमारी संविधान सभा के बारे में। तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, ये सवाल हमारे सामने आता है। यहाँ आपको संविधान बनाने के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ जानकारी मिलेगी, जो हमने 5 लोगों के बारे में अब तक पढ़ ली है। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा की भी 2 हिस्सों में बट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। इनमें इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम 2 या 3 लोग कितने हैं, 3 लोग, उनके बारे में जो संविधान में इस सभा में मौजूद थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ये हैं जयपाल सिंह, जो 1903 में जन्मे और इनकी मृत्यु हुई 1970 में। जन्म इनका झारखंड में हुआ। ये थे खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी यही थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक रहे। अगले हमारे हैं व्यक्तित्व हैं H.C. मुखर्जी। ये इनका जन्म हुआ 1887 में और मृत्यु हुई 1956 में। जन्म इनका बंगाल में हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेस के नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी ये बने। तीसरा और व्यक्तित्व है जी दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म 1909 में हुआ, मृत्यु 1981 में हुई। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका।
वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक और कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। फिर हम अपने की पहले की चीजों को आगे बढ़ाते हुए पढ़े तो ये है, इस सभा का 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं, ये सवाल है। हमने पहले की एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक अहमियतों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों के संविधान को सिर्फ लिखना पड़ा क्योंकि संविधान के दर्जे बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समुदायों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों के संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी इस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा की बात के लोगों सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव प्रमुख रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों पर उसमें उचित प्रतिनिधित्व का हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभी सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तो तब इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता और अंततः जिस तरह संविधान सभा के काम किया वह संविधान के इस तरह की पवित्रता और वैधता देता। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई, जो 1000 से ज्यादा संविधानों पर विचार हुआ, संशोधनों पर विचार हुआ। जिन 3 वर्ष के कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। साल सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हम हर संविधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। इसके बारे में हम थोड़े सोच विचार करें तो हमें ये कॉलम थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें और आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। यह इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष के उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व था। सभा में सदस्यों के विचारधारा की भी अलग अलग थी। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखें तो यह चित्र है बलदेव सिंह का, जिनका जन्म हुआ
1901 में और मृत्यु हुई 1961 में। जन्म हुआ था हरियाणा में, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पृथक अकाली पार्टी के नेता। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री के पद पर रहे। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुई 1971 में। जन्म हुआ गुजरात में। ये पेशे से वकील और इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी भी थे। बाद में ये क्या बने, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी ये बने। अगले हमारे जो नेता या हमारे खास व्यक्तित्व हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म हुआ 1901 से लेकर 1953 में। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील भी थे। हिंदू महासभा के में सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी ये बने। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो अगला टॉपिक हम पढ़ें जो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना ही उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी। हाँ, पहले ये पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे? पहले ये वाली चीज आएगी। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने का पर हैरानी हुई होगी, यानी कि स्वयं महात्मा गांधी का नाम। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य इनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने, वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। उन्होंने लिखा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं सबसे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा था। आगे पढ़े तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मन में भी था। उन्होंने संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। तो ये है बी.आर. अम्बेडकर, जो है पूरा नाम इनका भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ 1891 में, मृत्यु हुई 1956 में। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में इन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री का पद संभाला और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियन के संस्थापक भी ये रहे। इन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से
भरे संविधान में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक असमानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र की को भी संकट में डालेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करते हैं। याद क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है। वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां अब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी जब सारी दुनिया सोती होगी। सारी दुनिया तो क्यों सोती होगी, कहीं ना यहाँ रात है तो कहीं दिन के 12 बज रहे होंगे। तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों द्वारा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करते हैं। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला इस संप्रभुता संपन्न भारत सभा के ऊपर सब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हमें दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें हुए दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरा संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारी का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इसको पढ़ते हुए मुझे याद आया कि एक YouTube पे सीरीज है जिसमें पूरे संविधान नाम से, इसका नाम है संविधान नाम से, अगर सर्च करेंगे आप संविधान संविधान नाम से सर्च करेंगे तो आपको 10 एपिसोड एक एक घंटे के मिलेंगे। उसमें पूरी की पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाया गया है और एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पहले हमने बी आर अम्बेडकर देखा था, अब इसमें है जवाहरलाल नेहरू। 1889 से लेके 1964 तक जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस के नेता भी थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। अगले हैं हमारे सोमनाथ लाहिड़ी। तो ये है सोमनाथ लाहिड़ी। इनका जन्म हुआ 1901 में और मृत्यु हुई 1984 में। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। लेखक और संपादक
थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिमी बंगाल विधानसभा के सदस्य है। ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसमें हमें सोचने में मदद मिलती है, कहाँ पहुंचे और क्या समझे। पहले दिए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़ें। आप किसी को दोबारा पढ़ना है तो जरूर पढ़ें। पहचानिए कि कौन सा एक विचार उन तीनों उदाहरणों में स्थित है। इन तीनों उदाहरणों में हम साझे विचार को व्यक्त करने का तरीके किस तरीके एक दूसरे से भिन्न है। तीनों कौन से? एक गांधी का, महात्मा गांधी जी का, एक है B.R. अम्बेडकर का और एक है जवाहरलाल नेहरू का। अगला हमारा पॉइंट है संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना के प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो ये है संयुक्त राज्य के लोग, हम सभी लोग अधिक अच्छी संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को स्थापित करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। तो ये कहाँ की हो गई? संयुक्त राज्य अमेरिका की। और हम दक्षिण अमेरिका के लोग, ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों की है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजाद और न्याय के लिए संघर्ष करने के कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून को के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे तांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून में समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति संभावनाओं और फलने फूलने की स्वतंत्रता को और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूहों के एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका का। भारत का भी बाकी है, हो सकता है आगे वाले पन्नों में हम उसे भी पढ़ें। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। इस दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करती है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि जो कानून और कौन फैसला अच्छा है या बुरा। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो ये बहुत बढ़िया खूबसूरत सा पेज है। इसके बीच में दी हुई है भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान लिखा है और उसकी ये दी हुई है उद्देशिका या प्रस्तावना। तो हम इसको पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा एक इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें बहुत सारे जटिल जटिल शब्द दिए गए हैं और उनकी कुछ ना कुछ परिभाषा है जिसके कारण ये उद्देशिका दिखने में छोटी दिख रही है, पर इन शब्दों का मतलब निकालें तो ये शायद बहुत बड़ी प्रस्तावना हो सकती है। तो सबसे पहले जो शब्द है हम भारत के लोग। अब इस हम भारत के लोग का मतलब है हम भारत के लोग भारत को, तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने इन्हें दिया। तो इस चीज का मतलब ये निकलता है। फिर अगला शब्द था प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। फिर है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द में है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। फिर है शब्द पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार कभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। फिर अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। तो सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अगला है शब्द गणराज्य। गणराज्य का मतलब है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का होगा। अगला शब्द है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर अगला शब्द है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इन पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। फिर उसके बाद अगला शब्द है समता। समता का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। और फिर शब्द है बंधुता। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। एक बार हम इन शब्दों की जानकारी के बाद इस उद्देशिका को फिर से पढ़ें तो हमें ये इसको समझने में मदद मिलेगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीन तरह का न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की 5 तरह की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि 2 तरह की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति
की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी बंधुता? इस तरह की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख क्या, कब बना था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949, जिस दिन क्या तिथि थी? मिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को 3 चीजें करेंगे। एक, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 3 चीजें करेंगे संविधान के साथ। इसके बाद हम थोड़ा विचार कर लेते हैं बैठ के कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावनाओं की तुलना करें। इन सभी में जो विचार साझा हैं उनकी सूची बनाएं। उन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? इस प्रस्तावनाओं में से कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं करती? फिर है संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों का बयान नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। इनका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। जब एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसे बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों को दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे परिवर्तित, पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके लिए एक अलग से आर्टिकल है। अगर आप वो जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं संविधान संशोधन का कौन सा आर्टिकल है। संविधान में के संस्थागत व्यवस्थाओं की बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो उसे समझना मुश्किल लगेगा। पहली बार कुछ भी पढ़े तो उसे समझना हो सकता है मुश्किल। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जा सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बार किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में यह किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा करेंगे। सभी कुछ इसी किताब में पढ़ा लेंगे 9th की क्लास में, तो 10th की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? वहां भी तो कुछ छोड़ना जरूरी है। इन शब्दों के बारे में देखें तो यह एक शब्द है रंग भेद। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्लीय अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने की मौलिक कानून होते हैं। फिर है संविधान संशोधन, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जा सकने वाला बदलाव। संविधान सभा क्या होती है? प्रजन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान को लिखने का काम करती है। प्रारूप यानी कि किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, जब वो कानून ना बना उसको एक पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया है, अब उस पर चर्चा होगी और जब वो पास होगा तो वो कानून या संविधान बन जाएगा। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। प्रस्तावना हर बुक का पहला पेज होता है। अगर आप ज्यादातर किताबों को देखें, अगर अच्छी बुक है
मतलब बुक है, कहने के मतलब कोई ऐसी फालतू चीज नहीं, तो उसको प्रस्तावना जरूर होती है। अगला शब्द है देशद्रोह। देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। ओहो, इसी के साथ ये चैप्टर भी तो समाप्त हो गया है। तो हमने इसमें संविधान के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर नंबर 2 था 9 की पॉलिटी का बुक का। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।